अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ मान पे रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट हो कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न for 2023 in IRS for teachers, lecturers, professors। इसकी कंप्लीट गाइडलाइन बनाई है। अच्छा, इसमें जो सिनेरियो मैंने रखा है वो ये रखा है कि टीचर्स को नॉर्मली ये इशू आ रहा है कि वो जब सैलरी के रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो उनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई हम तो सैलरीड पर्सन है, हम सैलरी के सेक्शन में अपना एंट्री करते हैं तो एक एरर आ जाता है। एरर क्या आता है कि रिसीव डिडक्शन एंड सर्विसेज डिक्लेरेशन और ये फिक्स्ड एंड फाइनल, ये एरर आ जाता है और वो रिटर्न आगे प्रोसेस में उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस एरर को पेश नज़र रखते हुए एक साहब थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे अपना लॉगिन प्रोवाइड किया। सो मैं उनका भी खुशगुजार हूँ कि उन्होंने ये फैसिलिटेट किया कि मैं प्रैक्टिकली एक उनके डाटा के ऊपर मैं ये वर्किंग बना रहा हूँ। अब डाटा में क्या चीज़ है, सबसे पहले तो सैलरी है जो को उनको बैंक में मिलती है। उसके अलावा आपको पता है जैसे कि जो टीचर्स होते हैं उनको कुछ अदर टास्क के अगेंस्ट, सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट मिल रही होती है, जैसे पेपर चेकिंग होती है या कभी मर्दमशुमारी के लिए उनका टास्क लग जाता है या कोई अदर एक्टिविटी के लिए उनको बुला लिया जाता है। तो वो जो पेमेंट मिल रही होती है वो सैलरी के सेक्शन में नहीं मिल रही होती, वो सेक्शन 153 में आ रही होती है जो कि मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट इसे हम वीडियो में कवर करेंगे है वो टैक्स रिडक्शन है फॉर फुल टाइम टीचर्स, रिसर्चर्स। उसको किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। और उसके अलावा हमने इस वीडियो में ये भी रखा है कि प्रॉफिट ऑन डेट अगर हो कुछ अमाउंट, तो वो क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम में और वो बिलो 5 मिलियन हो तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, इस एरर को कैसे एडजस्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि जब भी आप टीचर से रिलेटेड इस तरह की अब जब कर रहे होंगे और मिनिमम की एंट्री आ गई तो वो क्या कहेगा जब आप रिटर्न सबमिट करने लगेंगे, वो कहेंगे आप अपने एट्रीब्यूट को ऐड करें, कोई बिजनेस एक्टिविटी को ऐड करें प्लस, और अटैचमेंट में कहेगा कि फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो अटैच करें। तो इन चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए पहले डाटा बता देता हूँ कि उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। मेरी एग्जांपल में ये है कि जो सैलरी है उनकी 1.8 है, उसमें कुछ मेडिकल एग्जाम्पशन है, और उसके अलावा जो पेपर चेकिंग की जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि उसकी स्पेसिफिक ये अमाउंट ये आई है 1,20,725। उसके बाद कुछ टीचर की रिडक्शंस है वो हम कैसे करेंगे, और इनकी जो पेमेंट एफबीआर मालूमात में पेमेंट हुई भी है वो कितनी है। और उसके अलावा ये जो सेक्शन मिनिमम टैक्स रिजीम का है, ये जो ऑप्शन आती है उसको किस तरीके से हम आईआरएस कैलकुलेट करता है, इसकी बैक एंड वर्किंग पहले कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक्सेल की फाइल में लेके जाता हूँ। जैसा कि अगर आप मेरी पहले वीडियोस देख चुके हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम आईआरएस में एंट्री करने से पहले हर चीज़ को पहले एक्सेल में लॉग करें, और जब एक्सेल में हम फाइनल हो जाएं और उसके बाद हम आईआरएस में जाएं, क्योंकि आईआरएस में बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। अगर हम इसको पहले फाइनलाइज नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी एक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, उसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं। उसके अलावा प्रॉफिट बैंक में कुछ अमाउंट आई है और उसके लिए सेक्शन प्रॉफिट का, और उसके अलावा जो सर्विसेज से रिलेटेड 1,20,725 रुपए उनके अकाउंट में अगेंस्ट ये जो सर्विसेज होती हैं टीचर से रिलेटेड। अच्छा, उस सबसे पहले मैं आपको एफबीआर मालूमात में लेके जाऊंगा। जब भी आपने कभी रिटर्न फाइल करनी है सबसे पहले आपने एफबीआर मालूमात से डाटा फैच कर लेना ताकि आप फाइनलाइज हो जाए। और उसको मैंने सेग्रीगेट कर लिया कि सैलरी से अमाउंट कितनी है, प्रॉफिट ऑन डेट से कितनी है, और उसके अलावा सर्विसेज सेक्टर से कितनी है, और ये टोटल अमाउंट कितनी बनती है। अच्छा, उसके बाद क्या किया है मैंने उससे पहले एक वेल्थ रिकंसिलेशन बना ली है कि लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस था उसके मुताबिक हम क्या करते हैं। जैसे हमारी ये लास्ट ईयर की इनकी रिटर्न फाइल हुई हुई थी, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था ये 3.6 मिलियन आ रहा था। ये 3.6 मिलियन को मैंने ओपनिंग ले लिया। उसमें इस साल की जो इनफ्लोज थे मिनिमम टैक्स रिजीम का, जो ये पेपर चेकिंग फीस, उसके अलावा प्रॉफिट
और उसके अलावा जो सैलरी है उसको मैंने ऐड कर ली, तो ये 2.008 मिलियन बन गया जो इनका इनफ्लो है। उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं जो इनकी एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म हुए टैक्सेस से और दूसरे 1.5 मिलियन, ये मैंने इसको लेस कर लिया। जब लेस कर लिया तो ये क्या कहता है कि लास्ट टाइम की जो आपकी वेल्थ है उसमें इस साल अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को माइनस करने के बाद जो एडिशन होगी उसका क्लोजिंग बैलेंस आपके पास ये आना चाहिए 4.1 मिलियन। इसको मैंने पहले से बैलेंस किया हुआ है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये कैसे हुआ है। और प्लस मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम उसको दो तरीके से चेक करते हैं। एक को वेल्थ को पहले रिकंसाइल करते हैं अर्थमेटिकली, और उसके बाद उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी पहले टैली कर लेते हैं ताकि जब हम इसको फाइनल करें तो वो अर्थमेटिकली भी करेक्ट हो। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे अब ये जो हमारा कैश इनफ्लो है ओपनिंग में ये कितना था 17,21,937। इसमें जो हमारा इनफ्लो आया फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम पेपर चेकिंग और फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट जो ऐड हुआ इसमें, और उसमें से जो हमारे एक्सपेंसेस माइनस हुए प्लस जो हमने लोन लिया हुआ था वो हमने अदा किया है, तो कैश इनफ्लो के बाद जो हमारा डिफरेंस आता है जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन आ रहा है कि नेट इन डिक्रीज जो इंक्रीज आएगा हमारी वेल्थ में या कैश इन टर्म्स में वो ये 4,75,000 आएगा। अब इसमें हमने कुछ अमाउंट पे कर दिया है अपने लोन को रिटर्न, तो जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा बनेगा ये 18,22,748 बनता है। तो ये देखिएगा ये हमने पहले से इसको टैली कर लिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी वेल्थ को पहले से रिकंसाइल किया हुआ है और उसके मुताबिक हम इसको अब सिस्टम में एंटर करेंगे। मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैंने रिटर्न पहले से ये ओपन की हुई है। दो ऑप्शंस हैं, एक तो मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा ऐड करके दिखा दूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश यही करता हूं कि ये सीधी सीधी चीजें एक्सेल में पहले जो डाटा पंच हुआ है हमने उसको यहाँ पे जस्ट एज इट इज पंच करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं सैलरी, ये सैलरी की अमाउंट यहाँ पे, चले मैं ऐसा करता हूँ इसको पंच कर ही देता हूँ। इसको मैं पहले चले ओके, ये जो अमाउंट है आप ये देख सकते हैं, ये जो अमाउंट है सैलरी की 18,86,950, ये सेम अमाउंट यहाँ से मैंने कॉपी की ग्रॉस वो वहां पेस्ट कर दी। उसके बाद जो एग्जाम्पशन की अमाउंट है 1,31,571 वो यहाँ से मैंने पिक की और वहां पे मैंने पेस्ट कर दी। नेट अमाउंट कितनी बनी 17,15,409, वो ये अमाउंट आ गई यहाँ से, ये हमारा उस तरीके से टैली हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, जबकि कंप्यूटेशन पे जाते हैं यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पे, यहाँ पे अब नॉर्मली वो एक एरर आ रहा होता है कि भाई आप जो एंट्री है वो फाइनल टैक्स जो आपका बना हुआ है उसको एंटर करें यहाँ पे। नॉर्मली ये देखें आप जब आएंगे एफबीआर मालूमात में ये वाली अमाउंट जब तक ये आप एंटर नहीं करेंगे तो वो एक एरर दे रहा होगा। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, ये फाइनल फिक्स रजीम में आना है आपने, और बिल्कुल नीचे आके ये सेक्शन 153 होगा, उसमें जब आप डाटे को पंच कर देंगे सेक्शन 153 में जो आपका एफबीआर मालूमात में आ रहा है उसमें जब डाटा ये पंच कर देंगे तो ये वो जो एरर है उसमें दो चीजें हैं कि एक तो आप एंट्री करें अपनी ये जो सर्विसेज से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे एंटर कर दी 1,20,000 और ये 12,000, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ 1,20,000 और ये 12,000 ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने आना है बिजनेस के टैब विंडो। अब आपका क्वेश्चन ध्यान में ये आ रहा होगा क्योंकि भाई हम तो बिजनेस पर्सन है नहीं, तो फिर हम क्यों बिजनेस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। उसकी वजह ये है, बिजनेस में एंट्री करने का मेन मकसद ये है कि ये आईआरएस क्योंकि वो ये अंडरस्टैंड करता है कि सेक्शन 153 गुड एंड सर्विसेज और ये बिजनेस पर्सन के लिए है, तो उस कंप्लायंस के लिए हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अदर रेवेन्यूज में जाएंगे और अदर्स में जाके 1,20,000 जो हमारी पेपर चेकिंग की फीस थी वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब इसमें दो तरीके होते हैं, कुछ लोग कंसल्टेंट क्या करते हैं यही अमाउंट आगे लिख देते हैं और इसको फाइनल कर देते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है क्योंकि वो होता है फाइनल टैक्स रिजीम के लिए, और सेक्शन 153 जो है ये मिनिमम टैक्स रिजीम में आता है। अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो समझ रहे हैं तो वो अपने रिस्क पे कर सकता है, बट जो प्रॉपर तरीका है वो यही है क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में है तो उसको आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बिजनेस एसेट्स में आना है और यहाँ पे आपने 0 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये रिटर्न को आपको सबमिट नहीं करने देगा। आपने जब इसको 0 कर देंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टैक्स
कंप्यूटेशन पे आना है। अब आपको मैं कंप्यूटेशन पे पहले आके दिखा देता हूँ। अब क्या होगा, जो जो दो आपने इनकम एंटर की है, 18,86,950 और ये बिजनेस इनकम, ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 18,36,134 रुपए। 18,36,134 रुपए टोटल बन गया। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, अब जैसे कि हमें अब पता है हमारे टीचर्स हैं, उनको 25% जो होता है अमाउंट वो एग्जेम्प्ट होता है। अब उसमें तरीकाकार क्या होता है कि आप पहले से अपनी एक्सेल शीट में मैं आपको पहले लेके चलता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि जो हमारा नॉर्मल टैक्स बन रहा है, नॉर्मल टैक्स 18,36,000 रुपया। अब उसको हमने क्या किया, इसको पहले मिनिमम, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना है पहले। ये हमारा नॉर्मल इनकम है, इसमें रेवेन्यू ये ऐड कर लिया मैंने टोटल, ये 18,36,000 रुपया आ गया। क्योंकि अब इसमें दो सेक्शंस है, एक हमारी नॉर्मल टैक्स रिजीम से इनकम है और एक हमारी है मिनिमम टैक्स रिजीम में। तो उसका पैटर्न क्या होता है, हमने दोनों को अलग अलग एनालाइज करना होता है। ठीक हो गया सर। अच्छा, एनालाइज करने के लिए ये जो हमारे पास अमाउंट आ रही है, इसकी पहले हमने परसेंटेज लेनी है कि सैलरी की इनकम क्या परसेंटेज है, और जो अदर जिसको हम बिजनेस ट्रेड करें उसकी परसेंटेज क्या है। अगर तो ये परसेंटेज 75% से कम हो, अगर ये परसेंटेज 75% से कम हो, तो हमने जो स्लैब लेना है वो हमने बिजनेस वाला लेना है। ठीक है, एक ये वाला स्लैब ये बिजनेस वाला है, और इसी तरीके से एक आपके पास स्लैब आ रहा होगा जो सैलरी वाला है। तो आपने ये डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा स्लैब लेना है। जो आयरस भी पिक करता है, क्योंकि अब ये 93% है, ये 75% से ज्यादा है, तो आप सैलरी वाला स्लैब लेंगे। तो आप क्या करेंगे भाई, 18,36,134 ये नॉर्मल जो इनकम है, इसमें अगर आप यहाँ पे स्लैब रेट्स में आते हैं तो आप देखेंगे कि 12 लाख, और ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ स्लैब। ये वाला स्लैब है, ये वाला स्लैब है। इस स्लैब के मुताबिक 12 लाख से 24 लाख तक 15,000 फिक्स है, और 12.5% इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। अब यहाँ पे हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रिकैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि 12 लाख से ऊपर वाली जो अमाउंट है वो है 6,36,134। जो 12 लाख की फिक्स अमाउंट है उसका 15,000 फिक्स चार्जेस हो गया, और ये जो इसमें जो डिफरेंस है जैसे कि मैं यहाँ पे किया है 6,36,134, उसका 12.5% जो अमाउंट बनती है वो 79,000 बनती है, और इन दोनों को टोटल करें तो ये 94,000 रुपीज बन जाता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज बताई थी, अब परसेंटेज ये है कि जो नॉर्मल टैक्स का कंट्रीब्यूशन था वो 93% था। अब जो 93% का ये जो अमाउंट बनती है, ये बनती है 88,302 रुपीज। अब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन अगर वो फुल टाइम टीचर है तो उनको 25% रिडक्शन अलाउड है, 25% रिडक्शन उनको अलाउड है। तो आप ये देखें कि ये कितनी अमाउंट बन रही है, 22,075 रुपए। आपने यहाँ पे आना है, आप अगर 22,075 रुपए या 76 रुपए, ये इससे अगर कम लिखेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लेट सपोज आपने यहाँ पे 3,000 लिखा, तो वो उसको मिनिमम को कंसिडर कर लेगा। ठीक हो गया, सिस्टम में ये लगी हुई है पहले बैकएंड पे फार्मूला। लेकिन अगर आप एक्चुअल लिखें या एक्चुअल से ज्यादा फिगर लिखें, तो सिस्टम वही अमाउंट कैलकुलेट करेगा जो कि एडमिटेड बनती है उसका टैक्स का 25%, जैसे कि मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बता दिया है। अच्छा, जब ये रिडक्शन होगी, जैसे नॉर्मल टैक्स था हमारा 94,000, उसमें से 22,076 रुपए ये जब रिड्यूस हो गए, तो जो हमारा नॉर्मल टैक्स बनता है वो बनता है 72,000 रुपया। ठीक हो गया। अब रेस्ट, अब हमने क्या कंपेयर करना है कि जब आप देखेंगे वहां पे, तो आईआरएस क्या कैलकुलेट कर रहा होता है कि जब रिसीट जब हम डाल लेते हैं मिनिमम टैक्स रिजीम में, तो वो कहता है कि भाई आपकी रिसीट्स कितनी आई हैं, उसमें कलेक्शन कितनी हुई है, मिनिमम बनता कितना था टोटल। अब उससे दो चीजों को कंपेयर करना है। दो चीजों को क्या कंपेयर करना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मिनिमम टैक्स रिजीम में होता क्या है, इन दिस मेथड ऑफ टैक्सेशन अंडर विद टैक्स विल बी डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि सोर्स पे कलेक्ट हो जाता है। तो उसको हमने दो तरीके से कैलकुलेट करना होता है कि क्या जो अमाउंट आई है वो नॉर्मल रिजीम की अमाउंट ज्यादा है कि मिनिमम की रिजीम की ज्यादा है। लेट अज्यूम मैंने देखा कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 72,000। अब ये 72,000, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 7%। जो हमारी पेपर चेकिंग थी वो कितनी परसेंट थी, 7%।
तो 7% ऑफ और टोटल लायबिलिटी नॉर्मल का कितनी अमाउंट बनती है? 4763 रुपए। और हमारी जो इसका डिफरेंस बनता है, मिनिमम का जो डिफरेंस बनता है, क्योंकि हमने टोटल पे मिनिमम पे कितना किया? 10,000। 10% जो किया था 12,000 पे किया था, उसका डिफरेंस कितना है? 7,310। ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब हमने क्या देखना है? एज पर दिस लॉ, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो हमारी लायबिलिटी होगी। इस केस में जैसे कि आपको पता है कि ये अमाउंट 7,310 ये हायर अमाउंट है, तो क्या होगा? हम इस ये हमारी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी। नॉर्मल टैक्स की जो लायबिलिटी है प्लस जो मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी दोनों ऐड होगी, तो ये जो टैक्स चार्जेबल हमारा बनेगा ये 79,751 बनेगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप यहाँ पे कंपटीशन पे आएंगे, ये देखें, ये आपको अमाउंट मैं टैली करके बता देता हूँ। टैक्स टैक्सेबल इनकम की थी 18,36,134। ये देखें 18,36,134। उसमें टैक्स चार्जेबल कितना था? 79,895। टैक्स चार्जेबल 797। इसमें अमाउंट में क्यों फर्क आ रहा है? मिनट है, कितना अमाउंट आ रही है? एक मिनट को चेक कर लेता हूँ मैं, कितना फर्क आ रहा है। बिस्मिल्लाह। 143 रुपए का 143। अच्छा, ओके 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 ओके, मैं समझ गया। अच्छा, इसमें ना क्योंकि हमने लिया हुआ है अमाउंट 144 रुपए, ये फाइनल टैक्स रिजीम का ऐड हुआ हुआ है जो प्रॉफिट का है, इस वजह से अमाउंट यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे जो मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको। ये मिनिमम टैक्स, अच्छा इसमें मैं वो ऐड भी कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ये मैं ऐड कौन सी चीज कर रहा हूँ। वो ये वाली अमाउंट है, ये 144 रुपए, ये प्रॉफिट के, क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट में वो ऐड नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे मैं इसको अगर आपको ऐड करके बता भी दूं ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये अमाउंट भी टैली है इसके साथ 79895। ओके, टैक्स जो चार्जेबल है, यानी कि जो टोटल टैक्स हमने देना था नॉर्मल सैलरी का, मिनिमम का और फिक्स का, तीनों का मिला के, एमटीआर, एनटीआर और फाइनल टैक्स रिजीम का, इसमें से आपने कितनी पेमेंट जमा करवा दी है, ये रिडक्शन की अमाउंट आ गई, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दी है। और उसके बाद आप अगर थोड़ा सा इसको नीचे आएंगे तो ये मिनिमम टैक्स चार्जेबल ये कहाँ पे आता है? ये ऑटो कैलकुलेट होता है। हमने क्योंकि एक्सेल में इसको पहले से कर लिया है और मैंने इसकी बैकएंड आपको वर्किंग बता दी है कि ये किस रेशो से होती है। ठीक है, ये देखें, ये दोनों भी फिगर चली हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये फिगर कैसे आई है। ये फिगर आई है टोटल जो हमने पेमेंट्स की हुई है, ये हमने सैलरी में डिडक्शन करवाई हुई है पहले से ही सेक्शन 149 में, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये सर्विसेज पे हमने पेमेंट की हुई है। तो इन ये चीज मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। तो जब ये दोनों चीजें, ये हमारी पेमेंट थी जो कि हमने देनी थी गवर्नमेंट को, ये हम दे चुके हैं। ओके, जब ये दे चुके हैं तो जो हमारी लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी, एक मिनट है, इसमें 144 भी मैं ऐड कर लेता हूँ सो डैट, अब जो हमारी रिफंडेबल अमाउंट बनेगी, क्योंकि अब 16,543 रुपए यहाँ पे यही अमाउंट आनी चाहिए। इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ। ये देखें, रिफंडेबल अमाउंट कितनी आ रही है? 16,543 रुपए। ओके, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी थी। नॉर्मल अमाउंट के बाद हमने ये दोनों को कंपेयर किया, दोनों में से जो हायर साइड थी वो हमारी लायबिलिटी बन गई। उसमें से जो हमने पेमेंट की हुई है वो मैं भी आपको बता दिया, जैसे कि सैलरी की अमाउंट पे हुई है सेक्शन 149 की, प्रॉफिट ऑन डेट पे हुआ है और सर्विसेज पे हुए हैं, वो उसमें से हमने लेस कर दिए। जब हमने इसको उसमें से लेस कर दिया तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अगर आपने इसको फर्दर डिटेल में समझना मिनिमम टैक्स रिजीम एमटीआर को, तो जुनेद इकबाल साहब है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डिटेल में भी। फर्दर अब हम चलते हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पे। ये चीज क्लियर होगी। अब वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक चीज मैंने आपको मैं भूल गया बताना, आपने जो प्रॉफिट है वो कहाँ शो करना है, प्रॉफिट जो है वो कहाँ शो करना है, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक आ रहा होगा ऑप्शन 7B का,
7B का ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें। अब होता क्या है कि अगर आपकी प्रॉफिट 5 मिलियन से कम है, 5 मिलियन से अगर आपका प्रॉफिट कम हो तो फिर ये आता है फाइनल टैक्स रिजीम में, ओके। और अगर तो ये 5 मिलियन से ज्यादा हो तो ये अदर अदर आपने जाना है यहाँ पे रिसोर्सेज में और उसमें ऐड करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर 5 मिलियन से ज्यादा हो तो आपने यहाँ पे ऐड करना होता है, ये देखें यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में। सब फिर आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी नॉर्मल इनकम को यहाँ पे ऐड करना है। नॉर्मल इनकम कहाँ से आएगी, ये एक्सेल में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि जो टोटल अमाउंट आपने सैलरी से कमाई प्लस जो आपका सेक्शन 153 से था, ये भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ रहा है। तो इसका मैंने टोटल 18,36,134 मैंने सीधा सीधा यहाँ पे एंटर कर लिया। इसमें से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट थी वो मैंने नीचे ऐड कर ली, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये देखें यहाँ पे ऐड कर ली। और इसके अलावा जो फाइनल टैक्स रिजीम का 960 रुपए था प्रॉफिट ऑन डेट, जो मैंने आपको बताया जो 5 मिलियन से कम है, वो मैंने यहाँ से, और ये टोटल कितना मैंने 2,08,635, ये बिल्कुल अमाउंट टैली है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, हमने पर्सनल एक्सपेंसेस में आना होता है। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपने सबसे पहले जो टैक्सेस पे किए हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, 96,438 ये इसकी ब्रेक डाउन है। प्लस ये मैं आपको एक्सेल में दिखा भी देता हूँ इस शीट में, ये देखें यहाँ पे आपने अपने टैक्सेस डाल दिए। उसके अलावा मेडिकल के कुछ एक्सपेंसेस हैं, फंक्शंस के एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आपके एज पर रिकॉर्ड वो आपने ऐड कर लिए। ये 15,32,834 रुपए आपने यहाँ पे ऐड कर लिए, ये देखें, ये क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर आपने आना है एसेट्स में। आप पहले सबसे ये कर लें, यहाँ पे आप आएंगे तो आप ये देखें आपका इंक्रीज कितना आ रहा है लास्ट से, इसको भी पहले टैली कर लें। 4,75,811। आप अपनी पहले एक्सेल शीट में आए, जो पहले मैंने आपको ये देखें 475,811, यानी कि आपका ये कैश भी टैली है वेल्थ के मुताबिक, और वेल्थ भी टैली है और ये कैश भी टैली है। जब ये एक्सेल के मुताबिक आप टैली हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने पर्सनल एसेट्स में सेक्शन 7E से रिलेटेड अगर आपने डिटेल चाहते हैं तो अगर आपने एंट्री करनी होगी तो आपने क्या करना है, टैक्स चार्जेबल में आना है और यहाँ पे आपने आके उनकी एंट्री कर सकते हैं। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 7E के हवाले से, उसकी वीडियो सेपरेट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और वेल्थ में आएंगे और मैं अब आपको एसेट्स का बस बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। जो बैंक है हमारा, जैसे अब मैं आपको ये टैली करके बता, ये एक हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर ली, ये देखें ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ से ऐड कर ली। उसके बाद 18,000 रुपीज़ ये मोटर बाइक है, ये प्लस का निशान बनाया, मोटर बाइक का नॉन बिजनेस है, वो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ओके। आप इसको अगर प्लस बनाएंगे, वो जब प्लस बनाएंगे तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, वो पूछता आपसे क्या है, वो आपसे पूछेगा बाइक का नंबर क्या है, कौन सा मॉडल है, तो ये चीज़ें आपने बस डिटेल देनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने फर्दर जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं, पर्सनल आइटम्स हैं, वो आपने यहाँ ऐड कर दी। हाउस होल्ड आइटम्स आपकी जो प्रीशियस आइटम्स हैं हाउस होल्ड और ये प्रीशियस पर्सनल आइटम्स, ये आपने फिगर ऐड कर ली। उसके बाद जो यहाँ पे कैश अमाउंट आ रही होती है बैलेंस, वो और ये जो बैंक्स में अमाउंट है। तो अब सीन क्या है कि आपका जो टोटल लायबिलिटी के बाद पिछली बार की जो पेमेंट थी 3,75,000, वो भी हमने पे कर दी अपने इस आउटफ्लो के साथ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था। ये हमारा जो आउटफ्लो बन रहा था 4,75,811 बन रहा था, उसमें से हमने 3,75,000 जो पिछले हमारा लायबिलिटी आती थी वो भी पे कर दी। तो अब जो रेस्ट जो अमाउंट बन गई हमारी जो कैश की बन गई वो 18,22,748 बनती है। ये बैंक्स और इसकी मिला के ये देखें 18,22,748। तो ये जब हमने सब ये चीज़ें हम जब ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिव, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके, ये सिंपल सी डाटा एंट्री है, तो आपका ये रिकनसाइल हो जाएगा। जब ये यहाँ पे रिकनसाइल होके ये जीरो हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स में आना है। एट्रीब्यूट्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बिजनेस सेक्टर ऐड करना है आपने। वो बिजनेस सेक्टर कैसे ऐड करेंगे, आप यहाँ पे जाए, क्योंकि ये तो बिजनेस पर्सन ऐड करते हैं नॉर्मली, लेकिन इसके बगैर आपको रिटर्न वो सबमिट नहीं करने देगा, इसलिए मजबूरन आपको यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, ट्रेडर
अदर जो आपको आप समझते हैं करीब, इसको फिर सेव आप कर लें। अटैचमेंट में फिर आपने जाना है, अटैचमेंट में आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यही जो रिटर्न है ना आपकी, इसका प्रिंट ले। जब प्रिंट लेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगी। जब ये सेव हो जाएगी ये डाउनलोड हो रही है, आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐड करना है, क्योंकि इसको एक चाहिए डिटेल। तो आप ये डाउनलोड्स में आए, डाउनलोड्स में मैं आ जाता हूँ, डाउनलोड्स में, और इसको मैंने जस्ट ऐड कर लेता हूँ ताकि ये जो एरर है ये रिमूव हो जाए। अदरवाइज आपकी वो रिटर्न को सबमिट नहीं करने देगा, क्योंकि वो कहेगा अटैचमेंट आप अटैच करें, एल्स आप ये रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते। तो ये एक मिनट लेगा आपसे और ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह का सेम मैंने ये यहाँ पे भी ये ऐड कर दी, और इसको फिर जब आप सेव करेंगे, जब आप सेव करेंगे और सबमिट का बटन दबाएंगे, वो आपसे वेरिफिकेशन पूछेगा, क्योंकि ये किसी की रिटर्न है तो अभी इस वजह से मैं सबमिट नहीं करा। तो ये जब सेव सबमिट का बटन दबाएंगे वो पिन मांगेगा, जब वो पिन आप दे देंगे तो आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।